हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। तो आखिर एनर्जी क्या होती है एंड एनर्जी कितने टाइप की होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो एनर्जी यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा। और ये ऊर्जा का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आता है वर्क से डिराइव होके, कि आखिर वर्क क्या है। तो वर्क का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाओगे तो फिर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब काम हो गया है। यानी फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने बल लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब काम हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये बल लगाया गया, काम हुआ, तो इस काम को कराने के लिए कुछ तो ऐसी चीजें, यानी कोई तो ऐसी इनविजिबल चीज है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो वर्क डन को करा रही है। ऐसे में यानी वर्क डन का जो फिनोमिना हो रहा है कहीं ना कहीं वो इनविजिबल किसी पावर पे बेस्ड है। भाई इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन ना हो। मतलब यहाँ पे आप जानते हो कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इसका पर्टिकुलर कोई रीजन होगा। अगर आप मजबूरी में देख रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं है इसको देखने का, है ना। तो अगर आप देख रहे हो और पर्टिकुलर एक रीजन के थ्रू, एक थॉट प्रोसीजर के थ्रू आपके पास एक पर्टिकुलर मोटिव है इस वीडियो को देखने का कि हाँ हम आज चलेंगे तो ये सीखेंगे, तो वो रीजन करेक्ट रीजन होता है। यानी विदाउट रीजन कोई काम नहीं होता है, हर काम का रीजन होता है। हाँ अगर आप कर रहे हो मजबूरी में भी कर रहे हो तो इसका मतलब मजबूरी भी आपका एक रीजन है, ठीक है ना। तो बिना रीजन के कोई काम नहीं होता है ना, वही चीज। तो वैसे ही वर्क हो रहा है, तो वर्क जब भी होता है तो वर्क कैसे होता है? सिंपल सिंपल कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? मोशन से। जब भी मोशन होगा तो मोशन का कारण होगा फोर्स। फोर्स आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आया। भाई मोशन हुआ तो मोशन का कारण है फोर्स, और फोर्स भी आ गया तभी मोशन होगा। और जब भी मोशन हुआ फोर्स हुआ, दोनों समराइज कर दूं तो यानी क्या हो गया? मेरे पास वर्क हुआ। सिंपल। मोशन होगा तो फोर्स लगेगा, भाई बिना फोर्स के मोशन नहीं होगा। और अगर फोर्स लगा तो इसका मतलब काम हो गया। और इस काम को कराया कौन? यानी कोई ना कोई ये पूरा का पूरा फिनोमिना करवा रहा होगा, कोई तो रीजन होगा जिसके कारण ये हो रहा होगा। तो वो रीजन ही क्या है? मेरा एनर्जी है। यानी ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हो रहा है एक्चुअल में वो क्या है? एनर्जी के कारण हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारे फिजिक्स के अंदर जितने भी फिनोमिना होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती है, उसका कारण एनर्जी है, ठीक है ना। एक्चुअल में फिजिक्स डील ही करने के लिए बना है किसको? एनर्जी को। यानी फिजिक्स एनर्जी को ही डील करता है। तो एक बात यहां से समझनी पड़ेगी आपको कि एनर्जी क्या है। तो आप नॉर्मली भाषा में या सिंपली अगर जितना मेरी बातें समझे हो उसको समराइज कर लो। यदि क्या बोल सकते हो कि जितनी भी फिनोमिना, जितना भी फिजिकल फिनोमिना इस यूनिवर्स में हो रहा है, इस यूनिवर्स में हो रहा है, उसका कारण कौन है? उसका कारण है एनर्जी। यानी वो एनर्जी के कारण ही हो पा रहा है। अगर एनर्जी नहीं होगी वहां पे तो कोई फिनोमिना होगा ही नहीं। ओके, यानी अगर आप सिंपली समझो तो किसी ऑब्जेक्ट को के पास अगर एनर्जी नहीं होगा तो मोशन नहीं करेगा, मोशन नहीं करेगा तो इसका मतलब फोर्स ही नहीं आया हुआ है। अगर फोर्स नहीं आया तो वर्क होने के चांसेस ही नहीं है। तो फिर कहानी फिर यहीं से खत्म। यानी अगर आप इसको हटाओ केवल, तो इसको हटाओ तो ये पूरी की पूरी सीरीज डाउन हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म, एनर्जी खत्म, यानी कहानी खत्म। तो एक्चुअल में कहानी की स्टार्टिंग किससे होती है? एनर्जी से। आई बात समझ में? तो ये सर्वे सर्वा है पूरे यूनिवर्स का। पूरे यूनिवर्स का संचालन एनर्जी से होता है। आई बात समझ में? तो पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, किसी भी तरीके का फिनोमिना हो रहा है, चलो फिजिकल बैठाओ, किसी भी तरीके का फिनोमिना हो रहा है, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगी? एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई घटना नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। ठीक, तो एनर्जी भैया क्या करती है? सिंपल समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इसको क्या बोलते हैं? अगर आप डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो क्या है? एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। सिंपल सिंपल, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की क्षमता है ना। यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल भाषा में? एनर्जी, यानी ऊर्जा। सिंपल सिंपल बात ये है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब मैंने अभी जस्ट बोला कि ये इनविजिबल है, हमको नजर नहीं आ रही होगी। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमको दिखाई दे रही होगी, या मोशन हो रहा है तो हमको कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी ऐसे आई है।
ऐसे दिख रहा होगा भाई फिजिकल फिनोमेना। बस अब उस एनर्जी के कारण आपको क्या दिखाई देगा, एनर्जी का रिजल्ट दिखाई देगा। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी दे रहे हो तो उस एनर्जी को पाने के बाद उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है वो चेंज दिखाई देगा, लेकिन वो एनर्जी आपको नहीं दिखाई देगी। है बस समझ में। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दिखाई देती है? नहीं, वो तार के थ्रू रन कर रही होती है। जब आप उसको टच करोगे तो फील करोगे, तब आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएगा और उस चेंज के माध्यम से आप बता पाओगे कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है बस समझ में। तो किसी भी बॉडी को जब आप एनर्जी देते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट जो होता है वही आप डिटरमाइन कर सकते हो। है बस समझ में। तो एक्चुअल में आप एनर्जी को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग किसको डिटरमाइन करते हैं, कार्य। नहीं समझे सर? मतलब मैंने ये बोला कि आप एनर्जी को डायरेक्टली नहीं देख सकते, और नहीं देख सकते तो ये नहीं बता सकते किस काम के अंदर कितनी एनर्जी लगी है। मतलब सिंपल कि एक बल्ब जल रहा है, एक बात समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना है। बल्ब जल रहा है तो बल्ब जलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना, कितनी एनर्जी चाहिए। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्वेश्चन है कि बल्ब के पास एनर्जी कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिटरमाइन कैसे करें? तो आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो एक्चुअल में एनर्जी का नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, वर्क डन का है ना, कि भैया उसके कारण बल्ब कितना जल पा रहा है, यानी क्या ऐसा हो रहा है, यानी बल्ब कितना जल रहा है, कितना रोशनी दे रहा है, कितना ताप दे रहा है, उस चीज को डिटरमाइन करके आप बोलते हो कि इतनी एनर्जी लगेगी। एक्चुअल में एनर्जी को आप देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप उसको नहीं उसको डिटरमाइन कर पाते हो, एनर्जी का रिजल्ट डिटरमाइन करते हो। जब भी एनर्जी होगी आएगी तो क्या होगा, कोई काम होगा। तो एक्चुअल में आप काम को डिटरमाइन कर सकते हो, यानी एनर्जी का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वर्क। ठीक है ना, एनर्जी का रिजल्ट क्या होता है, वर्क, और इसीलिए आप वर्क को क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना काम उतनी ऊर्जा, जितना काम उतनी ऊर्जा। तो अगर हमको ऊर्जा पता करनी है तो ये पता करना पड़ेगा काम कितना किया, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। यानी वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी जितना आप काम करते हो वही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर। ठीक है ना, तो एनर्जी को डिटरमाइन करना है तो आप ये देखो काम कितना हुआ, जितना काम हुआ उतना ऊर्जा। मैंने क्या बोला, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को, यानी कितना काम कर सकते हो उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी उतनी ऊर्जा आप लिए हो, है ना, जितना काम उतनी ऊर्जा। भी मैंने जस्ट मैंने एक चैन बनाई कि मोशन होगा तो मोशन का कारण कौन होगा, फोर्स होगा, फोर्स आया तो 100% क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि वर्क का मतलब क्या होता है कि भैया बल लगाओ और बल की दिशा में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो 100% जब बल फोर्स आया है और मोशन हुआ है, मोशन का मतलब पोजीशन में चेंज ही तो आया है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स आया तो इसका मतलब काम हो गया। तो यानी फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा, और मोशन हो गया तो इसका मतलब काम हो गया, और काम हुआ तो इसके पीछे का कारण कौन है, एनर्जी है। क्लियर है बात? बिल्कुल। एनर्जी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो इनविजिबल है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे होने वाले चेंज को हम लोग एज अ रिजल्ट देख पाएंगे, और वही जो रिजल्ट होता है उसी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो रिजल्ट बताता है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया, बल्ब है तो बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के प्रोसेस को डिटरमाइन करेंगे, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने कितना काम किया, तो जितना काम किया उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बात खत्म। ओके, आप पढ़े होगे पावर, क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होती है, ये सब चीज़ें आप डिटरमाइन करके आ चुके हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हम ऊर्जा को नहीं डिटरमाइन कर सकते, उसके रिजल्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल। यानी ऊर्जा दोगे तो बल्ब जलेगा, तो आप ये देखो कि बल्ब कितनी देर तक जल रहा है, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी बल्ब ने कितना काम किया, तो जितना काम किया इसका मतलब इतनी ऊर्जा है इसके अंदर, तो वहीं से आप निकालते हो। ठीक है ना, तो अब इतना डीप में ना जाके अगर बेसिक भी चला जाए तो काम चल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, फिर उसके बाद आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल, हम लोगों ने क्या समझा कि हमको अगर एनर्जी डिटरमाइन करनी है तो हमको देखना क्या पड़ेगा, ये स्लोगन याद रखना पड़ेगा कि जितना काम उतनी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते लेकिन हम काम को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो रिजल्ट होता है, अभी जस्ट यहाँ पे लिखा भी है और फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऊर्जा का ही रिजल्ट होता है वर्क। ऊर्जा आएगी तो काम होगा, और काम हमको दिखता है, ऊर्जा नहीं दिखती है तो हम किसको डिटरमाइन करेंगे, वर्क। जितना काम उतनी ऊर्जा, यानी जितना काम करोगे वही कन्वर्ट हो जाएगा उसकी एनर्जी में, यानी उसके पास इतनी एनर्जी रही होगी।
तो यही ये कार्य करने की क्षमता कि कितना कोई काम कर सकता है, जितना काम कर सकता है उतनी ऊर्जा उसके पास है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। और ऊर्जा वर्क डन ही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या स्लोगन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी ही है, क्योंकि जो भी पदार्थ बना हुआ है वो एनर्जी का एक रूप है, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को अल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूले के अनुसार, इक्वेशन के अनुसार हम लोग आसानी से किसी के अंदर चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हर एक पदार्थ जो है वह किसके रूप में होता है, यानी एनर्जी का एक रूप होता है। हर पदार्थ किससे बना है, ऊर्जा से बना है। हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा है बात समझ में, हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा है, और पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो ऊर्जा से मिलकर बना है। तो अभी आप तुरंत कनेक्ट करेंगे, सर अभी आज जीवन भर हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अभी आज फिनोमेना ही मिस्टेक गलत हो गया, आज कह रहे हैं कि ऊर्जा से मिलकर बना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या कारण है, आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे बोला कि एक्चुअल में वो बात अलग है, वो बात अलग है, दोनों बातें अलग है। कैसे अलग है, देखो। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना है, कण से। कण को ही मैंने क्या बोला था, एटम, ठीक है। तो अगर एटम है तो एटम के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 3 कण इसके अंदर भी होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। यानी पदार्थ मिला है कण से, कण मतलब एटम, एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अब अगर आप इनके भी अरेंजमेंट को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एटम के अंदर क्या होता है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है थ्रू द एनर्जी होती है ना। यानी हर जगह देखोगे तो एटम क्या कैसे अरेंज होता है, ऐसे मान जाता है बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं, कक्षाओं के अंदर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और हर सेल के अंदर फिक्स्ड एनर्जी होती है, हर सेल के अंदर फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उस फिक्स्ड एनर्जी के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर रह पाता है। और उसी तरीके से न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किस एनर्जी के थ्रू यहाँ पे, मतलब एनर्जी के कारण ही यहाँ पे रहते हैं, है वैसे ही। तो कुल मिलाकर के अगर इनकी अरेंजमेंट भी देखोगे तो किसके कारण चल रही है, एनर्जी के कारण, ऊर्जा के कारण। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली नहीं, ऐसे नहीं जहां मन करे वहां रह लेते हैं, इनकी फिक्स रहने की एनर्जी होती है। जैसे ये पहले सेल में है तो इनके पास कुछ एनर्जी होगी, दूसरे सेल में है तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, तीसरे सेल में है तो उनके पास भी कुछ एनर्जी होगी। आप एक एटॉमिक मॉडल जानते हो। अब यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी उससे ज़्यादा आगे वाले में होगी, उससे ज़्यादा आगे वाले में होगी। ये भी ध्यान देंगे कि हर एक वैलेंस सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो अपने अगली कक्षा से कम होती है, अगली कक्षा में उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस कक्षा से कूद के इस कक्षा में जाना है, तो इसका मतलब इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी, ठीक है ना। तो आप क्या करवा रहे हो, आप एक काम करवा रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन को कूदाना है दूसरे कक्षा में, तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करवाओगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरा समझो, जो ये बात मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि जो मैं ये बात बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में ये मैं क्या बोलता हूँ, फिजिकल प्रोस्पेक्टा से बोलता हूँ, कि मैं देखने के प्रोस्पेक्टा से देखूँ, मतलब देखने के प्रोस्पेक्टा से बात करूँ कि पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमको कण ही तो दिखाई देगा, है या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। उसी आधार पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, भाई ये पदार्थ मिलके किससे मिलके बना, कणों से, और कण मतलब एटम, और एटम के पास भी क्या होगा, मास। तो अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं मैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फेमस इक्वेशन दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है ना। अब E बराबर mc स्क्वायर में इन्होंने क्या दिया था, तो ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है, रिलेशन है एनर्जी एंड मास का, एनर्जी एंड मास का। ये किसका रिलेशन है, एनर्जी एंड मास का। नहीं समझे सर, मतलब समझना है कि E बराबर mc स्क्वायर में ये E क्या है, ये एनर्जी है, m क्या है, मास है, मास है, और c क्या है, c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। अब समझना मेरी बात को, E एनर्जी है, m मास है, c क्या है, स्पीड है लाइट की, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ
मतलब नॉर्मल इसको कैलकुलेट कर दूँ तो 3 × 10 पे 5 पावर 5 आएगा किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। यानी लाइट जब ट्रैवल करती है, लाइट में सूरज का जो प्रकाश है उसी की स्पीड है। ये सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है या कहीं भी जाता है तो किस स्पीड से ट्रैवल करता है? ये 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की स्पीड है इस पूरे यूनिवर्स में तो स्पीड है लाइट की, है ना। तो सबसे तेज स्पीड में चलती है लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का फिनोमेना ये था कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास m मास है, जिसके पास m मास है यानी उसके पास मास है, अगर मैं उसको लाइट की स्पीड से क्या करूं, लाइट की स्पीड से उसको मोशन करा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस m मास के ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या बोला था उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं m मास के ऑब्जेक्ट को किसकी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे दौड़ाऊं या मोशन कराऊं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस m मास के ऑब्जेक्ट में कितना एनर्जी है। तो यहाँ से उन्होंने समराइज क्या किया कि यहाँ से अगर आप खुद समझोगे तो इसका मतलब क्या नजर आ रहा है कि भैया हर m मास के ऑब्जेक्ट में तब 100% से एनर्जी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वेशन बता तो रहा है कि अगर आपको पता करना हो कि m मास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है तो उस मास मतलब जितना भी उसका मास है उसके पास एनर्जी कितनी होगी, इस इक्वेशन के थ्रू आप पता कर सकते हो। यहाँ से ये 100% क्लियर हो गया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। देख लो एटम है, एटम के पास भी मास होगा, इसका अरेंजमेंट भी एनर्जी के कारण हुआ है और m मास होने के कारण इस इक्वेशन के अंदर हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस एटम के पास कितनी एनर्जी होगी, यानी कितनी एनर्जी से ये एटम बना है वैसे में। तो एक्चुअल में एनर्जी का कंपोजिशन सब कुछ है, सब जगह पे क्या है, केवल और केवल एनर्जी है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स के अंदर क्या, फिजिक्स छोड़िए हर जगह पे केवल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। हर एक काम होगा तो उसका कारण ऊर्जा होगी, ठीक है। तो बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता है और इस बात को आपको समझ लेना है। जो भी काम होगा इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसका रीजन एनर्जी ही होगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो एनर्जी कि इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आया कि मास, जिसके पास m मास का ऑब्जेक्ट मतलब m मास है, सिंपल जिसके पास m मास है यानी m द्रव्यमान है या सिंपल द्रव्यमान है तो उसके पास एनर्जी होगी। बिना एनर्जी के उसके पास द्रव्यमान नहीं होगा। पता करना है तो आइंस्टीन ने बोल दिया और इसी के कारण उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है, ठीक। चलो अब एनर्जी के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने कर ली, अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे आते हैं। अभी तक पढ़ाई लिखाई ही की लेकिन थोड़ा सा और डीप समझते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी की तो एनर्जी हमने जस्ट अभी बात की कि एनर्जी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, है ना। वो तो जो उनका फेमस इक्वेशन था वो अलग ही है, लेकिन फिलहाल में अगर हम कभी भी कहीं पे किसी भी जगह पे एनर्जी को निकालना चाहे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है, यानी वर्क डन कैसा हुआ है या कैसा काम करना है। सपोज कर लो आपने काम कर लिया, अब एनर्जी देख रहे हो, यानी बाद में काम के बाद एनर्जी चेक करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है। या काम करने से पहले ये पता करना चाहते हो कि इस काम को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो फिर वही क्या पता करो कि कितना काम करना है, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड होगा, काम के ऊपर। और मैंने जस्ट बोला कि जैसा काम होगा वही काम कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी का पूरा फिनोमेना वर्क पे डिपेंडेबल है, वर्क को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर। बस एक बात यहाँ पे भी याद कर लो, जितना काम उतनी ऊर्जा, और जितना काम हुआ है उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी के अंदर। हर काम के अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्क मतलब कई सारे वर्क, मतलब काम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। काम का मतलब एक टाइप का काम थोड़ी ना होता है, बहुत सारे टाइप के काम हो सकते हैं हमारे जीवन के अंदर। बस सिंपल बात समझ लो कि कई सारे टाइप के काम होते हैं, आप देखते हो अपने लाइफ के अंदर, जहां भी मोशन होगा, फोर्स लगेगा, वर्क डन होगा, कहानी खत्म, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि केवल मोशन होगा, फोर्स लगेगा तभी वर्क डन होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं हट के बता रहा हूँ। समझो, हम देख रहे हैं तो ये देखने का काम है ना। तो हम देख रहे हैं तो मतलब किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आंखें भी तो काम कर रही हैं, यानी हमारी आंखें भी काम कर रही हैं। तो ये हमारी आंखों को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सी एनर्जी चाहिए? लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको नहीं नजर आ रहा है कि कहीं मोशन हुआ है, लेकिन काम तो हुआ है ना। तो ये जो चीज है, ये हम काइनेमेटिक्स से हट के जब बात कर रहे होते तब की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में आप सिंपल मतलब अभी ये रखो कि वो जो कॉन्सेप्ट है, मोशन होगा तो फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, वो तो है ही है। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में यानी रियल लाइफ में भी देखें तो उसके अलावा भी अगर वो काम नहीं हो रहा है, यानी मोशन फोर्स नहीं आ रहा है, तो भी हमारा वर्क डन हो रहा है। जैसे मेरी आंखें देख पा रही हैं, तो वो किस कारण? तो वहाँ एनर्जी के कारण। सिंपल, काम हुआ ना तो काम होगा तो एनर्जी होगी, चाहे वहाँ मोशन हो, फोर्स हो, ना हो, मतलब नहीं है। काम एनर्जी, काम एनर्जी, सिमिलर वर्ड है। काम करोगे तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ओके, आंखें लाइट एनर्जी। ओके, उसके बाद हमारी बॉडी को रन करना है, मोशन करना है, तो वहाँ भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। हमारी बॉडी को क्या करना है? एक जगह पे बैठे रहना है, तो बैठने का काम है, तो भी एनर्जी चाहिए, है कि नहीं है। खाने का काम है तो भी एनर्जी चाहिए, है ना। अच्छा, पंखा चलाना है तो भी एनर्जी चाहिए। तो जिस भी टाइप का काम है, अब मैंने बोला ना अभी, आप यही बस मत सोचो कि मोशन होगा। डे टू डे लाइफ के अंदर आपको कई जगह पे ऐसी चीजें नजर आएंगी जहाँ पे मोशन नहीं नजर आएगा, फोर्स नहीं नजर आएगा, फिर भी काम हो रहा होगा। तो अगर काम हो रहा होगा तो एनर्जी आएगी, ठीक है ना। काम के साथ चिपका हुआ है एनर्जी। अगर आप बोल रहे हो काम हुआ है तो वहां पे एनर्जी आएगी। और हर काम के बाद यानी हर काम के अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होगी, है ना। सेम टाइप की एनर्जी नहीं होगी। जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ तो लाइट एनर्जी, तो मैं जब मोशन कर रहा हूँ तो लाइट एनर्जी के थ्रू थोड़ी ना मोशन कर रहा हूँ। यानी दौड़ने का जब काम करूंगा तो वहाँ पे लाइट एनर्जी के कारण नहीं होगा, वहां पे एनर्जी का फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है। तो इस आधार पे मैं काम को अगर देखूं तो काम बहुत सारे प्रकार के हैं, और बहुत सारे कामों में अलग अलग प्रकार की क्या है? एनर्जी है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा भी तो कई प्रकार की है ना। यानी ऊर्जा के कितने फॉर्म हो सकते हैं सर? मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। मल्टीपल छोड़ो, इनफाइनाइट फॉर्म हो सकते हैं। इनफाइनाइट, सिंपल इनफाइनाइट फॉर्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वर्क डन का तो अलग अलग फिनोमेना है ना। छोटे से छोटे लेवल पे, चाहे क्वांटम लेवल पे चल जाओ, इतने छोटे लेवल पे कि माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़े काम को, या बड़े से बड़े लेवल पे मैसिव बॉडीज के अंदर देखो, तो हर जगह काम होगा तो एनर्जी आएगी। तो हर जगह एनर्जी का फॉर्म क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म होती है पहली बात। अब ये इनफाइनाइट फॉर्म इन्वॉल्व होती है इनफाइनाइट वर्क में। भाई काम भी तो इनफाइनाइट होते हैं, तो अलग अलग वर्क डन के अंदर अलग अलग एनर्जी की फॉर्म इन्वॉल्व होती है, तब जाके वर्क डन होता है, ठीक। दूसरी बात, जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी या तो मतलब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि यहाँ पे कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी या तो क्या बोलते हैं इसको, ना ही इसको क्रिएट यानी निर्माण, इसका चाहे हम लोग तो नई एनर्जी बनाना, यानी नई एनर्जी को स्थापित करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और ना ही डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना चाहें तो भी हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, दोनों कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज एनर्जी जो होती है, एनर्जी के बारे में आप खुद समझिए, इस ब्रह्मांड का जब उत्पत्ति हुआ था तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है कि एक हाइड्रोजन गैस से हुई थी। और फिर से समझिएगा, जब उस समय जब ये हाइड्रोजन पार्टिकल अपने अंदर ऐसे एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन पार्टिकल का क्या हुआ था? डिस्प्लोजन हुआ था, ऐसे एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब ये फटा था और इसके कारण एनर्जी बनी थी, एक हाइड्रोजन एटम से, ऐसा माना जाता है। और आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर एक मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी थी, अब मतलब फट गया तो वही क्या हुआ? वही एनर्जी तो बाहर आई होगी, तो वो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर आ गई। और ऐसा माना जाता है कि आज से मतलब जब हमारे पृथ्वी का हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था उस हाइड्रोजन एटम के फटने से, तो हाइड्रोजन एटम के फटने पर जितनी एनर्जी थी जब निर्माण हुआ था, आज भी उतनी ही एनर्जी है। ऐसा समझो, यानी एनर्जी न बढ़ी है न घटी है।
जबकि अगर हम देखें तो हम उसी एनर्जी का बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं, है ना। और हमें लग रहा होगा कि हम एनर्जी इतना खपत कर चुके हैं, तो सॉरी वीडियो कट गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी एनर्जी है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग जितना हम लोग यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो एनर्जी की मात्रा कम हो गई होगी, बट ऐसा नहीं है। एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही आज भी है इस पूरे यूनिवर्स में। हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, फिर वो जो यूज करते हैं फिर वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है ना समझे। फिर ये दूसरे रूप में हमारे बॉडी के अंदर रहने लगती है। तो हमको लगता है कि हमने खर्च कर दिया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो एनर्जी चेंज हो चुकी है किसके फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है, इसके कई सारे रूप हैं, वो कई सारे रूपों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आज भी क्या है, एनर्जी वही है भाई, बंदा वही है। भले उसने 100 रूप ले लिए हैं, लेकिन क्या है, बंदा वही है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करते रहती है। वर्क डन के कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि उस कंडीशन में मान लो कोई काम हुआ, तो कोई काम कराने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आई तो काम हो गया। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क हमको ये दिखाई देगा कि वो एनर्जी गायब हो चुकी है जो एनर्जी हमने दी है। तो जब काम कंप्लीट हुआ तो उस काम ने उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड की उस काम को कराने के लिए, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन मैं जो बोल रहा हूँ समझिएगा कि आफ्टर कंप्लीशन वो एनर्जी चेंज कर लेगी अपने फॉर्म को, ऐसे समझिए, यानी अब दूसरे रूप में रहने लगेगी। तो एक काम कराने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, और लेकिन उस पर्टिकुलर एनर्जी से वो काम तो डन हो जाएगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन वर्क एनर्जी चेंज कर लेगी फॉर्म। यानी एनर्जी हमको लग रहा है कि उस काम करने में हमने खर्च कर दी, लेकिन वो खर्च नहीं हुई है, वो दूसरे फॉर्म में उस काम के अंदर या उस बॉडी के अंदर या उस बॉडी के थ्रू कैसे भी किसी भी फॉर्म में चेंज कर लेगी। आई बात समझे। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि अपने लाइफ में एक बल्ब होता है, तो बल्ब को हम लोग बल्ब जो होता है, बल्ब को हम लोग क्या देते हैं, बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। बल्ब को कौन सी एनर्जी देते हैं, बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बिल्कुल। तो जब बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, यानी इसको दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हमको क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है। इसके साथ साथ ये हीट एनर्जी भी देता है या थर्मल एनर्जी भी देने लगता है, हाँ या ना, बिल्कुल। यानी जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को देते हैं तो ये लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इन दो एनर्जी हमको देने लगता है। तो क्या हमको क्या लगता है, अगर आप यहाँ पे क्या लगा लो, अब यहाँ पे आप एमीटर लगा लो, तो आपको ये नजर आएगा कितना करंट का फ्लो हो रहा है। और चलो ठीक है, इसको भी छोड़ो, अगर आपके घर में क्या लगा होगा, मीटर, तो उस पर ये दिखा रहा होगा कि इतनी यूनिट बिजली क्या हो गई, खर्च कर ली आपने, कंज्यूम कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लग रहा है कि खर्च हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में चली गई, लेटेंट कह रहा हूँ, लाइट एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इस कारण हम ये बात समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एनर्जी खर्च नहीं होती, यानी लॉस नहीं होती है, वो बस और बस क्या कर लेती है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे 75,573 वर्ग काम मतलब होते हैं, तो इन कामों में अलग अलग टाइप की एनर्जी आएगी, और जब काम कंप्लीट तो एनर्जी दूसरे रूप में कन्वर्ट, ठीक है। तो एक काम के लिए एक एनर्जी आएगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कराने के लिए एनर्जी चाहिए। तो मान लो यहाँ पे एनर्जी आई, इसका नाम था ई ए, ठीक है। तो जब वर्क डन कंप्लीट, यानी बिफोर वर्क डन हमको ई ए एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन आफ्टर वर्क डन, ठीक है ना, आफ्टर वर्क डन हमको नजर आएगा कि हम ये एनर्जी देखेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ईबी में, यानी काम करवा के बेचारी एनर्जी अपने रूप को चेंज कर लेती है, आया समझ में। यानी कुल मिला के देखोगे तो बैलेंस बनाए रखती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। और एक बात और कि हम लोग कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे बस से बाहर है कि हम किसी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं। अभी आप कहेंगे सर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ही लोग तो क्रिएट करते हैं, आखिर कौन करता है। एक्चुअल में आप गलत कह रहे हो। मैंने जो बात बोली कि एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज ओनली कैन बी चेंज्ड इट्स फॉर्म, यानी केवल ये अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, अपना रूप चेंज कर सकती है। आप भ्रम में है कि आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कहाँ से बनती है? आप नॉर्मल छोटे बेसिस पे पढ़े होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है वो कहाँ से बनती है? डैम से, बांधों से बनती है, यानी पानी से सिंपल बनती है। यानी बिजली का निर्माण पानी से होता है। तो पानी से कैसे होता है? पानी को क्या किया जाता है? पानी जो होता है इकट्ठा किया जाता है, पहले स्टोर किया जाता है। अब समझना ध्यान से, स्टोर किया जाता है। तो स्टोर जब करोगे तो इसके अंदर, अभी आगे देखूंगा मैं, एक एनर्जी आ जाती है जिसका नाम है स्टैटिक एनर्जी। स्टोर करने से क्या, कौन सी एनर्जी का निर्माण हुआ? स्टैटिक एनर्जी। जब बहुत मात्रा में पानी स्टोर हो जाता है, और कहाँ पे स्टोर होता है? डैम के पास, यानी जहाँ पे बांध होता है, ठीक है ना। तो बांध के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा कर लिया गया। अब अगली बार क्या किया जाएगा कि इस डैम को ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये जो डैम है यहाँ से क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया। तो ओपन जो ही करोगे ये पानी मोशन करने लगेगा। ये स्टैटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो मोशन के कारण, मोशन को कराने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो भैया पानी को अब मोशन करना है तो मोशन करने के लिए क्या करने लगेगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। यानी अब देखो स्टैटिक एनर्जी किस में चली गई? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे, टरबाइन होगा। टरबाइन क्या होगा? टरबाइन। ये पानी आएगा इस काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्या करेगा? इसको हीट करेगा। हीट करेगा तो हीट करने से ये पहिया क्या होगा? घूमने लगेगा। क्या करेगा? पहिया घूमने लगेगा। पहिया घूमने का मतलब जब भी मोशन हो रहा है और एक फिक्स पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है, सिंपल समझना, तो इसका मतलब इसके अंदर ये क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? मैकेनिकल एनर्जी। अभी सब आगे समझ जाओगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे इसी को हम लोग जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से किस में चली जाती है? बैटरी के अंदर स्टोर कर ली जाती है। सपोज कर लो बैटरी के अंदर तुमने स्टोर कर ली, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर जब रिस्टोर करके फिर जब हटाओगे तो फिर किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या यहीं तक समझ लो कि टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आई, टरबाइन के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी आई जिसके कारण वो नाचा, और नाचने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है वो समझे? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तुम क्या कर रहे हो? उपयोग कर रहे हो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टैटिक, स्टैटिक से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ही फिर लाइट में चला गया, फिर हीट में चला गया, आगे और भी ये फॉर्म चेंज करते रहेगा। ओके, क्या हमने किसी को क्रिएट किया है? अब आपको सर यस सर क्रिएट किया है स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी हमने क्रिएट नहीं किया, वो खुद उसके पोजीशन के कारण उसके अंदर आई है। आई बात समझिए? तो हम कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ये गलतफहमी है। हम भगवान नहीं है, ये भगवान के पास शक्तियाँ हैं कि वो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई साधारण मनुष्य ये कभी नहीं कर सकता कि वो ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। और उन्होंने भी कैसे किया, भगवान कैसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं वो भगवान जानेंगे, ठीक है ना। हमारे बस से बाहर है इनको, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक। तो आई होप यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी एनर्जी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो ये तो पूरा का पूरा कहानी ख़त्म। अब एनर्जी के बारे में इतनी समझने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है। एनर्जी की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी की यूनिट होती है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एक बात बताइए, एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू द वर्क डन, क्योंकि एनर्जी खुद तो दिखती नहीं है। अब जितना काम हुआ उतना मान लेते हैं कि एनर्जी इन्वॉल्व होगी, सिंपल बात है। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी काम के बराबर एनर्जी होगी, ठीक है। काम जितना हुआ है, जैसे काम की जो यूनिट है उतनी ही एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि जितना काम उतनी ऊर्जा। तो सिंपल बात है, जितना काम हुआ उतनी ऊर्जा। तो इसका मतलब जो यूनिट, जो मात्रक काम का है वही एनर्जी यानी ऊर्जा का भी मात्रक होगा। तो अगर मैं देखूं तो वर्क डन के तो मतलब दो मात्रक होते हैं, एक होता है जूल और एक होता है अर्ग, है ना। तो एक होता है जूल और एक होता है अर्ग। अब जूल किस में होता है? तो एसआई में होता है। एसआई यानी एमकेएस सिस्टम। आप जानते हो सिस्टम ऑफ यूनिट, तीन तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। बाद में एमकेएस को ही कन्वर्ट कर दिया गया एसआई में। तो ये क्या है? एसआई यानी एमकेएस में। तो एमकेएस में अगर देखा जाए तो क्या होता है? जूल होता है। जबकि क्या बोलते हैं, सीजीएस में जब देखोगे
तो कितना होता है, अर्ग होता है। यानी सीजीएस में हम बात करेंगे तो अर्ग होता है किसका, वर्क डन का यूनिट। तो उसी तरीके से एनर्जी का भी हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ एनर्जी तो जूल होगा, जबकि किस में, एसआई में, जबकि अगर सीजीएस में देखेंगे तो कितना होगा, अर्ग होगा। अच्छा, जूल और अर्ग में अगर हम रिलेशन देखें तो 1 जूल का मतलब होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। 1 जूल का मतलब 10 पे पावर 7 अर्ग, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि 1 न्यूटन का मतलब कितना डाइन, तो 10 पे पावर 5 डाइन हमको नज़र आता है। ये न्यूटन क्या है, तो न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, जबकि डाइन क्या है, तो डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है ना। तो वैसे ही 1 जूल का मतलब 10 पे पावर 7 अर्ग। ओके, एनर्जी का एक और मात्रक आपको नजर आएगा आगे जाके, वो होगा कैलोरी, ठीक है, कैलोरी होगा। अब इसको भी समझो, कैलोरी और जूल, तो कैलोरी और जूल, कैलोरी जो होता है जूल से बड़ा होता है, यानी कैलोरी जो होता है वो जूल से क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। और ये जो ऊर्जा होती है, इस मतलब कैलोरी का हम बात करें तो कैलोरी की मतलब है कि जो जीवों के अंदर ऊर्जा होती है, तो जीवों के अंदर की ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। जैसे हम खाने वाली जो चीज़ें हैं हम खाते हैं, तो खाने के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उससे जो ऊर्जा मिलने वाली है हम उसको किस में नाप रहे होते हैं, कैलोरी में, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है ना। तो खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है हम उसको कैलोरी में नापते हैं, जूल में नहीं नापते हैं। और 1 कैलोरी का मतलब होता है, 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, याद रखेंगे। 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करना, ठीक है। तो 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर कितनी ऊर्जा मिलने वाली है उसको हम लोग कैलोरी के थ्रू मेजर करते हैं, लेकिन मतलब क्या है, वो जूल में ही है, ठीक है ना। कैलोरी थोड़ा सा बड़ा मात्रक होता है, किससे, जूल से। और दिख भी रहा है आपको 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल आ रहे हैं, 4.2 जूल। तो यहाँ से ये बातें सब क्लियर हो गई, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ, बिल्कुल। अब देखते हैं एनर्जी के टोटल फॉर्म को। तो एनर्जी का अगर हम फॉर्म देखने जाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो जाएगी, फिर भी हो सकता है कि ना खत्म हो पाए। एक्चुअल में जितनी भी एनर्जी इस पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो एक्चुअल में पूरा होल समराइज किया जाए तो लगभग 2 रूपों में होती हैं। और वो 2 रूप कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर जितना होता है वो सब के सब 2 ही रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों कौन है। अब अगर हम एक एक की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर तब पोजेस्ट की जाएगी, मतलब किसी बॉडी को तब चाहिए जब उसको क्या करना होगा, मोशन करना होगा, या किसी बॉडी के अंदर ये एनर्जी तब आती है जब वो बॉडी क्या करती है, किस स्टेट में जाती है, स्टेट ऑफ मोशन में। सिंपल बात ये है कि अगर कोई बॉडी अपने आप को स्टेट ऑफ मोशन में रखेगी तब उसके पास किस प्रकार की एनर्जी पाई जाएगी उस दौरान, चेक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बॉडी ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि गति की अवस्था में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन करना चाह रहा है, यानी वो चाह रहा है कि हम गति कर पाएं, तो गति कर पाने के लिए उसके पास जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हमको हमारी आंखों को देखना है किसी चीज को, तो उसके लिए हमको किस एनर्जी की जरूरत है, लाइट एनर्जी की, यानी हमारी आंखों को तब लाइट एनर्जी की जरूरत है। वैसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन गति करना चाहता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिक एनर्जी की, तो स्टैटिक एनर्जी कब आती है किसी बॉडी के पास, तो ये आती है उसके पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण या ओरिएंटेशन के कारण, ओरिएंटेशन, पोजीशन और ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण। मतलब क्या है सर, यानी एक बॉडी है जिसके पास एनर्जी पोजेस्ट हो रही है, यानी उसके पास एनर्जी आ रही है, उसके पोजीशन यानी उसके रखाव के, या ऐसे सिंपल समझ सकते हो कि किस पोजीशन पे वो रखी गई है, ठीक है ना। तो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो इसको रखावट, ठीक है ना। तो
किस पोजीशन पे वो रखी गई है ऑब्जेक्ट, उसके कारण मतलब उसके पोजीशन के अनुसार, उसके रखावट के कारण उसके पास कोई एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी? स्टैटिक एनर्जी। या उसके कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन का मतलब बनावट, ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट के बनावट के कारण, यानी उसके अंदर जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं उसके कारण अगर किसी के पास एनर्जी आ रही है तो वो जो एनर्जी होगी, किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी आ रही है तो वो स्टैटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो या तो रखावट के कारण जो एनर्जी किसी बॉडी के पास पोजेस्ट होती है, रखावट या बनावट, ठीक है ना। तो बनावट के कारण यानी उसके स्ट्रक्चर को, अगर हम लोग उसके स्ट्रक्चर के कारण, सिंपल किसी के स्ट्रक्चर के कारण किसी के अंदर एनर्जी आ रही है तो जो एनर्जी होगी स्टैटिक एनर्जी होगी। सेकेंड टर्मिनोलॉजी ये होगी कि अगर हम चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखना तो उसके लिए जो इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो स्टैटिक एनर्जी, या हम चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो हमको जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी स्टैटिक एनर्जी। जैसे हमको यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराना है तो मोशन कराने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वैसे इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जिस एनर्जी की, मतलब ऐसे समझेंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कि किसी के ऑब्जेक्ट को, मतलब मान लीजिए हम बैठे हैं तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बैठने के कारण यानी हमारे पोजीशन के कारण हमारे पास कौन सी एनर्जी आ रही है? स्टैटिक एनर्जी। तो हम तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि बैठना मतलब सिट, और सीट क्या है? वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्यों उसको क्रिया में रखा गया? बैठना भी काम है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप कम से कम 10 दिन तक 15 दिन तक खाना नहीं खाइए, तो अगर आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है तो बहुत देर तक आप बैठ भी नहीं सकते। तो बैठना भी एक काम है, और ना जुड़ रहा है तो इसका मतलब काम ही है वो। तो काम हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सोना भी एक काम है। आई बात समझ में? तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अगर आपके पोजीशन और आपकी कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन के कारण क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है वो क्या होगी? स्टैटिक एनर्जी होगी। इसमें ना एनर्जी उस पोजीशन के अनुसार घटते बढ़ते रहती है, जैसा आप पोजीशन रखोगे वैसे इसके पास आती रहती है एनर्जी। जैसे आप समझ लो कि मान लो ये मोबाइल है, सपोज कर लेते हैं ये मोबाइल है। इस मोबाइल को अगर मैं थोड़े से कम डिस्टेंस से अगर मैं इसको गिराऊँ नीचे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नहीं। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से अगर इसको गिराऊं तो क्या होगा? इसका बहुत कुछ क्या हो सकता है, पार्ट डिस्टर्ब हो सकता है और टूट फूट सकता है, यानी इसके अंदर टूट फूट ज़्यादा होगी जब मैं ज़्यादा हाइट से गिराऊंगा, जबकि इसको कम हाइट से गिराऊंगा तो कम टूट फूट होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब इसको ज़्यादा हाइट पे रखूंगा तो इसके पास ज़्यादा स्टैटिक एनर्जी होगी, और यही ज़्यादा स्टैटिक एनर्जी के कारण जब ये आएगा नीचे, यानी जब मैं छोड़ूंगा तो क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। गति यानी काइनेटिक एनर्जी में, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण ये क्या होगा? टकराएगा जब पृथ्वी से, तो टूट जाएगा। है समझ में? अब आप ज़्यादा और कम वाला जो फिनोमेना आगे अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी समझ लो कैसे बनावट के कारण। जैसे आप तीर धनुष देखते हैं, तो तीर धनुष में हम लोग धागे को जितना पीछे खींचते हैं उतना ज़्यादा उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती जाती है? स्टैटिक एनर्जी। मतलब जब हम तीर धनुष से ऐसे तीर को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, जितना रस्सी खींचते हैं उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या आती जाती है? उतना ज़्यादा उसके अंदर स्टैटिक एनर्जी बनते जाती है, और जो ही हम छोड़ते हैं तो उतना दूर हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है फिर वो काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना ज़्यादा स्टैटिक एनर्जी फिर उतना ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा मोशन करेगा, सिंपल बात है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसके बनावट के कारण है ना। जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारे को फुलाइए, तो गुब्बारे को जब आप फुलाते हैं तो कम फुलाएंगे, मतलब थोड़ा ही हवा भरे और छोड़ दीजिए तो बहुत कम दूर तक जाएगा। ज़्यादा हवा फिल किए हुए हैं फिर उसको छोड़िए तो बहुत दूर तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या हो रहा है कि जब आप उसके अंदर हवा भर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब उसके बनावट में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस बनावट में चेंज आने के कारण उसके अंदर कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है? स्टैटिक एनर्जी। इसी तरीके से स्प्रिंग को ले लिए, स्प्रिंग को अगर मान लीजिए दबाते जाइए तो जितना आप दबाते जाएंगे, मतलब हल्का सा दबाइए तो हल्की से आप मतलब आप सपोज कर लीजिए आप अपने हाथ से हल्का सा दबाए, तो अगर आप अपना हाथ मतलब फोर्स लगाना बंद करेंगे तो तुरंत थोड़ा सा ही हाथ आपका ऊपर जाएगा। लेकिन बहुत तेजी से आप बल लगा के उसको नीचे की ओर दबा रहे हैं और फिर आप बल लगाना अचानक से बंद करिए तो बहुत ऊपर ये क्या करेगा? ये फेंक देगा आपके हाथ में, मतलब वो उतना ज़्यादा बल लगाएगा। या सिंपल समझ सकते हो कि जब आप उसको दबा रहे थे तो उसकी बनावट में आप क्या लेके आ रहे थे? चेंज लेके आ रहे थे, और उस बनावट के कारण कौन सी एनर्जी आएगी? स्टैटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। जितना बनावट में चेंज आएगा उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होती जाएगी? उतना ज़्यादा उसके पास स्टैटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब ही आप क्या करोगे, जब आप बल लगाना बंद कर दोगे वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, और आपके हाथ में क्या होने लगेगी? गति होने लगेगी, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की गति हैं, उस जितने भी रूप की गतियां हैं वो सभी दो ही टाइप में नजर आएंगी, या तो काइनेटिक होगी या तो स्टैटिक होगी, ठीक है।
काइनेटिक का मतलब मोशन कराने के लिए, स्टैटिक का मतलब रुके रहने के लिए, या जब रुके रहोगे या कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो स्टैटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आई होप ये दोनों एनर्जी अभी फिलहाल में आपको समझ में आई होगी। कल हम लोग बारी बारी इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे आगे इनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे जहाँ भी आपको लगे तो आप बता दीजिएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का जो सेक्शन है वो थोड़ा 2 दिन के अंदर चल रहा है, क्योंकि पहले दिन रिकॉर्ड किया गया तो थोड़ा बहुत कुछ डिस्टर्बेंस के कारण बंद करना पड़ा, इसीलिए हमको 2 बार में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और बीच में भी वीडियो कट भी गया था तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, या मेरे द्वारा कोई एरर किया गया होगा तो उसको भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस।